नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 की जीव विज्ञान की इस कक्षा में मैं पवन कुमार डॉक्टर पंडित देवकृष्ण इंटर कॉलेज सगवर उन्नाव आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस अध्ययनशाला में हम लोग हमारा जो पाठ्यक्रम है उसके लगभग जो हमारा अंतिम अध्याय है जैव विविधता एवं संरक्षण, जो हमारा अंतिम इकाई कह सकते हैं, ये उससे संबंधित अध्याय है। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैव विविधता एवं संरक्षण, आप लोग जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जैव विविधता क्या हो गई, जीव में विविधता। बच्चों, हम लोग जैसे ही अगर क्लास कक्षा से बाहर नज़र डालते हैं या घर से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकृति में भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु पाए जा रहे हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की कितनी सारी वनस्पतियाँ पाई जा रही हैं। हम इनको देख के अचंभित भी होते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। यही प्रकृति में पाई जाने वाली जैव विविधता है। आज हम लोग इसी जैव विविधता के विषय में अध्ययन करेंगे और साथ में इस अध्याय से जो दूसरा उसका नाम है संरक्षण। तो ये जो जैव विविधता है इसके विषय में भी जानेंगे और इसका संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है इसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं कि आज की जो हमारी इस अध्ययनशाला है, इस अध्ययनशाला के हमारे प्रमुख शिक्षण बिंदु कौन कौन से हैं। बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता के विभिन्न स्तर कौन कौन से होते हैं, किन किन स्तरों में पाई जाती है, इसके विषय में जानेंगे। पृथ्वी पर जैव विविधता कैसी है, कहाँ कहाँ कैसी होती है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैव विविधता के विभिन्न प्रतिरूपों के बारे में जानकारी पाएंगे। जाति विविधता का पारिस्थितिक तंत्र में क्या महत्व होता है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। जैव विविधता की जो क्षति हो रही है इस पृथ्वी पर लगातार, इसकी क्षति के क्या कारण हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इसके विषय में भी अध्ययन करेंगे। जैव विविधता के संरक्षण की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं जिनको अब हम लोग अपना रहे हैं कि जिससे जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके, इसके विषय में अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा साथ में हम लोग कुछ जो संकटग्रस्त जातियां हैं, जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं, रेड डाटा बुक हैं, इन जो हमारे ये जो बिंदु हैं इनके विषय में भी हम लोग सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, राष्ट्रीय पार्क हैं, पशु विहार हैं, अभ्यारण्य हैं, ये क्या होते हैं, इनके विषय में भी आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है जैव विविधता। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन की जो शुरुआत में हमने जो बात करी कि जैव विविधता, जिसके नाम से ही ये पता चलता है कि पृथ्वी पर जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं, इनमें जो विविधता पाई जाती है इसी को जैव विविधता कहते हैं। इसका जो हम लोग परिभाषा के रूप में इसका वर्णन करते हैं, आइए देखते हैं कैसे होता है। पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवधारियों में आणविक स्तर से लेकर जीन स्तर तक आकारिकी तथा जीवों की समूहों की रचना में जैवीय संगठन, बायोम स्तर तक पाई जाने वाली जो विभिन्नता होती है उसको जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता जिसको बायोडाइवर्सिटी भी अंग्रेजी में कहते हैं, इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग होता था वो प्रयोग जो हुआ है, इसको रोजन नामक वैज्ञानिक ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया है। उन्होंने बायोडाइवर्सिटी को सबसे पहले नाम का प्रयोग किया है, वो उन्होंने 1985 में इसका प्रयोग किया था। एडवर्ड विल्सन, जिनको जैव विविधता का जनक माना जाता है, इन्होंने बताया कि जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों पर जो पाई जाने वाली विभिन्नता होती है उसको जैविक विविधता या जैव विविधता कहते हैं। एडवर्ड विल्सन, ध्यान रखिएगा, इन्हें जैव विविधता का जनक या फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। पृथ्वी पर बच्चों हम लोग जानते हैं जैसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति व विकास के क्रम में प्राथमिक निम्न स्तर के जो जीव हैं, जिनको हम लोग आणविक स्तर के जीव कहते हैं, सूक्ष्म जीव, विषाणु, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल, सूक्ष्म प्रोटोजोअन्स से लेकर के जो विभिन्न प्रकार के जो जटिल जीवों की जो उत्पत्ति है, जीवों से लेकर मनुष्य तक, अर्थात एक जटिल जीवों तक, जीव जातियों का जो एक क्रमिक विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप प्रकृति में असंख्य जीव जातियां पाई जाती हैं। ये जो हमारा विकास क्रम है इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें विभिन्न सूक्ष्म जीव से लेकर के मनुष्य तक एक कितना
जटिल विकास क्रम है और इसमें क्या हो, इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि इसमें असंख्य जीव जातियाँ पाई जाती हैं। इस विकास क्रम के दौरान में निरंतर नई नई जातियाँ उत्पन्न भी हुई हैं और बहुत सी उत्पन्न हुई जातियों का जो है विनाश भी हो गया है। पृथ्वी पर अब तक पौधों और जंतुओं की मिलाकर लगभग 15 लाख जीव जातियों की पहचान की जा चुकी है। ऐसा मत सोचिएगा कि पृथ्वी पर केवल 15 लाख जीव जातियां ही पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जो पाई जाने वाली जीव जातियां हैं उनकी संख्या करोड़ों में है, पर हम लोग जो जिन जीव जातियों की पहचान कर पाए हैं उनकी संख्या लगभग 15 लाख है। मेयो ने कहा है, मेयो ने बताया है कि पृथ्वी पर जितनी जीव जातियां पाई जाती हैं हम अभी तक उनका लगभग 20 से 22% ही जीव जातियों की पहचान कर पाए हैं, अर्थात 70 से 80% जीव जातियां हैं ऐसी हैं जिनकी अभी तक हम लोग पहचान भी नहीं कर पाए हैं। बच्चों, हम लोग अब अगले उसमें देखते हैं जो हमारा कि जीव विविधता, जो जैव विविधता है, इसके विभिन्न स्तर कौन कौन से होते हैं। सामान्य रूप से जो जैव विविधता होती है ये कई स्तरों में पाई जाती है। नंबर 1 आनुवंशिक विविधता, नंबर 2 जातीय विविधता और नंबर 3 पे हम देखते हैं पारिस्थितिक विविधता। सबसे पहले देखते हैं आनुवंशिक विविधता क्या होती है। जब एक ही जाति अपने वितरण क्षेत्र के आधार पर आनुवंशिक स्तर पर विविध प्रकार की हो तो इसे हम आनुवंशिक विविधता कहते हैं। वितरण क्षेत्र के आधार पर, वितरण क्षेत्र से जीवों पर या जीव जातियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वितरण क्षेत्र से वातावरण के परिवर्तन से जीव जातियों में पाए जाने कुछ प्रमुख परिवर्तन होते हैं। उनमें उत्परिवर्तन या जीन ढांचे में बदलाव या अन्य किसी आनुवंशिक परिवर्तन के कारण जो जैव विविधता उत्पन्न होती है वही आनुवंशिक विविधता कहलाती है। और ये जब वितरण क्षेत्र उसकी स्थान बदलता है तो ये परिवर्तन प्रदर्शित होता है। जैसे एक राउल्फिया वोमिटोरिया एक हिमालयी औषधि पौधा है, उसको जिसे रेसरपीन नामक एल्कलॉइड का प्राप्त होता है, एल्कलॉइड का निर्माण होता है। ये विभिन्न श्रेणी पौध जो हिमालय के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग जगहों पर पाया जाता है और जो अलग अलग क्षेत्रों पर पाया जाता है जहाँ पर देखते हैं जब हर जगह के अलग अलग पौधे को निकालते हैं, पौधे को अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में जो अलग अलग पौधे पाए जा रहे हैं उनकी में इसके द्वारा जो रेसरपीन बनाने की, जो रेसरपीन एल्कलॉइड बनाने की जो क्षमता है उसमें विभिन्नता पाई जाती है। पौधा एक है किंतु उसका वितरण क्षेत्र अलग है, इसलिए उसमें रेसरपीन बनाने की जो क्षमता होती है उसमें भिन्नता आ जाती है। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं कि भारत में धान, जिसे हम लोग जानते हैं धान से क्या है, चावल प्राप्त होता है और इसी की धान की लगभग 50,000 प्रजातियां जो हैं केवल भारत में ही पाई जाती हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं। हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में जो आम है जिसको सब लोग अच्छी तरीके से जानते हो, सब लोग उसको सेवन भी करते हैं, सब लोग उसको खाते हैं, तो जो आम है इसकी लगभग 1000 प्रजातियां पाई जाती हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम और उसकी 1000 प्रजातियां, धान और उसकी 50,000 प्रजातियां, कितनी जैव विविधता इस धरती पर पाई जाती है। आइए अब देखते हैं दूसरे नंबर पे जो हमारी जातीय विविधता होती है इसके बारे में जानते हैं। जब विविधता जाति स्तर पर पाई जाती है तो इसे हम लोग जातीय विविधता कहते हैं। क्या होती है, इसमें कैसे होता है, जैसे पश्चिम घाट में जो पाए जाने वाले उभयचर जातियां हैं इनकी जैव विविधता पूर्वी घाट में पाई जाने वाली उभयचर जातियों से अधिक होती है, अर्थात पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में काफ़ी अधिक उभयचर जातियां पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की तुलना में काफ़ी अधिक क्या है, जैव प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जातीय विविधता को प्रदर्शित करने का एक उदाहरण है। तीसरा हम लोग देखते हैं पारिस्थितिक विविधता। जब जो विविधता होती है पारिस्थितिकी में परिवर्तन के कारण, पारिस्थितिकी और उसके कारक स्थान, भूमि, प्रकाश, जल, वायु, भौगोलिक वितरण या वहाँ पर पाए जाने वाले अन्य कुछ विभिन्न कारकों जिनको हम लोग जैविक कारक या अजैविक कारक कहते हैं, जब इनके कारण अर्थात पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव के कारण जब विविधता पाई जाती है इसे हम लोग पारिस्थितिक विविधता के नाम से जानते हैं। जब विविधता पारिस्थितिक तंत्र स्तर पर मिलती है, पारितंत्र स्तर पर मिलती है, जब विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों जैसे वर्षा वाले स्थान, रेगिस्तानी भाग, समुद्री किनारों पर मैनग्रोव वंश,
कोरल रीफ, आर्द्रभूमि आदि पर जो पाए जाने वाले जीव होते हैं, जीव जातियां होती हैं, उनमें जब भिन्नता प्रदर्शित होती है तो इसे हम लोग पारिस्थितिक विविधता के नाम से जानते हैं। आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं पृथ्वी पर जैव विविधता। IUCN यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक IUCN इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो हमारी जैव विविधता को संरक्षित करने का पर प्रयासरत है, संरक्षित करने का कार्य करती है। इसने क्या बताया है, इसके अनुसार जो डाटा एक पेश किया गया, जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए उनके अनुसार क्या है, पृथ्वी पर 15 लाख से अधिक जैव जातियाँ पाई जाती हैं जिनकी पहचान अर्थात जिनकी पहचान की जा चुकी है, किंतु अभी भी बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी खोज अभी बाकी है। कुल जो ज्ञात प्रजातियां हैं अर्थात जिनको हम लोग पहचान कर चुके हैं 15 लाख प्रजातियों में, उनमें 70% जो प्रजातियां हैं वो जंतु हैं जिनकी पहचान की गई है। 22% जातियां वनस्पतियों की हैं और 5 से 7% प्रजातियां कवकों की हैं जिनकी पहचान की जा चुकी है। जंतु जातियों की जब बात हम करते हैं तो उन जंतु जातियों में सबसे बड़ा जो वर्ग होता है, जैसे आप लोग जानते हो कि जंतु जातियों को बहुत सारे वर्गों में विभाजित किया गया है, जो कि जो सूक्ष्म जीव हमारा प्रोटिस्टा अर्थात प्रोटोजोआ से शुरू होता है। प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलिंट्रेटा है, एस्केहेलमिन्थिस है, निमेटेहेलमिन्थिस है, एनलिडा है, आर्थ्रोपोड हैं, मोलस्कन्स हैं, उसके बाद कॉर्डेटा है। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के जो ये वर्ग हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा वर्ग जो होता है हमारे आर्थ्रोपोड अर्थात कीट वर्ग जो है वो सबसे बड़ा है, जो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत कुल जंतु जातियों का लगभग 70% आता है, जिनकी संख्या लगभग 10 लाख के आसपास है। अर्थात 10 लाख प्रकार के लगभग आर्थ्रोपोडन्स कीट वर्ग के जीव जंतु इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं जिनकी पहचान की जा चुकी है। जब हम लोग भारत की जैव विविधता की बात करते हैं तो देखते पाते हैं कि जो भारत है, भारत देश हमारा जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इस देश में जो जैव विविधता है इसका स्तर बहुत ही प्रबल है। यहाँ पर यदि हम कुल भूमि की बात करें तो यहाँ विश्व की कुल भूमि का लगभग 2.4% पाया जाता है। अर्थात जितनी कुल भूमि का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व की, उसका 2.4% भाग जो है भारत के अंतर्गत आता है। किंतु यहाँ पर जो जैव विविधता का स्तर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो जैव विविधता पाई जाती है ये विश्व की पाई जाने वाली कुल जैव विविधता की लगभग 8.1% है, जो कि लगभग मान लीजिए कि लगभग क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे यहाँ 3 गुने से भी ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है पूरे विश्व की तुलना में। अर्थात हमारा जो देश भारत है ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही संपन्न देश है। आइए देखते हैं, एक चित्र हमने यहाँ पर दिखाया है आपको बच्चों, जो चित्र एक नॉन कॉर्डेटा है, एक कॉर्डेटा है। 2 समुदायों को दिखाया। नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत हमारे प्रोटोजोआ से शुरू होकर के आर्थ्रोपोडा तक सारे जीव जंतु इसके अंतर्गत आते हैं, और कॉर्डेटा के अंतर्गत हमारा कॉर्डेटा समूह आता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो नॉन कॉर्डेटा है इसमें देखते हैं जो इसके लगभग 10,25,000 प्रजातियाँ जो हैं लगभग कीट वर्ग की हैं, 70,000 प्रजातियाँ मोलस्कन्स हैं जिनकी पहचान हो चुकी है, क्रस्टेशियंस की लगभग 42,000 प्रजातियों की पहचान हो चुकी है, और अन्य लगभग 1,10,000 प्रजातियां अन्य के अंतर्गत आती हैं। कीट वर्ग की जब बात करते हैं तो लगभग एक बीटल नामक कीट होता है जिसकी लगभग 3 लाख प्रजातियां इस धरती पर पाई जाती हैं। आश्चर्य की बात होगी, चींटी की लगभग 20,000 प्रजातियां इस धरती पर पाई जाती हैं। कॉर्डेटा की बात करते हैं तो इस कॉर्डेटा में जो हमारा मत्स्य वर्ग है, जल में पाई जाने वाली जो मछलियों का वर्ग है, इसमें लगभग 27,000 प्रकार प्रजातियां पाई जाती हैं। पक्षी वर्ग में लगभग 9,700 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, लगभग 7,000 प्रकार के सरीसृप हैं। उभयचरों की संख्या लगभग 4,750, लगभग 5,000 के आसपास उभयचरों की संख्या है, और स्तनधारी लगभग 4,650 अर्थात 4,500 से कुछ ज़्यादा जो प्रजातियां हैं वो स्तनधारियों की पाई जाती है। ये हमारा जो एक वितरण है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में जैव विविधता का, इसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आइए अब हम लोग अध्ययन करते हैं जैव विविधता के विभिन्न प्रतिरूपों के बारे में। बच्चों, पृथ्वी पर जो जैव विविधता है इसका वितरण एक समान नहीं है, इसका अध्ययन जो होता है कई रूपों में हम लोग कर सकते हैं। नंबर 1 पे हम देखते हैं अक्षांशीय प्रवणता क्या होती है। इस भूमंडल पर भूमध्य रेखा के समीप सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है।
भूमध्य रेखा क्या होती है? जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, मध्य से जाने वाली जो पृथ्वी की रेखा है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और इस भूमध्य रेखा के जो आसपास का क्षेत्र होता है वहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे भूगर्भ भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, जैव विविधता कम होती जाती है। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री जो उत्तर से लेकर 13.5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक होती है। पृथ्वी पर जैव विविधता की जो मात्रा होती है उसमें जो कमी देखने को मिलती है वो ध्रुवों पर मिलती है। जो ध्रुव होते हैं, जो हमारे उत्तरी ध्रुव हैं और दक्षिणी ध्रुव हैं, यहाँ पर जो जैव विविधता होती है इसकी मात्रा काफ़ी कम होती है। भूमध्य रेखा पे सबसे अधिक और ध्रुवों पर सबसे कम। एक चित्र हमने आपको दिखाया है, यहाँ पर हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा जा रही है और ये जो इसका क्षेत्र होता है, इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, ये भूमध्य रेखा जहाँ से भी गुजर रही है इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, और ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री जो हमारा नॉर्थ की ओर जो क्षेत्र जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। ये जो कि भारत के मध्य से होकर के जा रही है, और चूंकि भारत के मध्य से होकर जा रही है इसका, और इसके नीचे का काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो होता है हमारा भूमध्य रेखा की ओर झुका हुआ है, इसीलिए भारत में भी भूमध्य रेखा के बहुत अधिक भंडार पाए जाते हैं। मतलब इसकी जो जैव विविधता के बहुत अधिक भंडार पाए जाते हैं। जैव विविधता का जो स्तर है हमारे भारतवर्ष में बहुत अधिक होता है। ये जो रेखा है ये दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी से होकर जाती है। देखते हैं दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जो अमेजन घाटी का क्षेत्र होता है, क्या होता है, यहाँ पर लगभग 40,000 प्रकार के पादप, 5,500 प्रकार के कशेरुकी जंतु तथा लगभग 1,25,000 प्रकार के अकशेरुकी जंतु पाए जाते हैं। ये जो अमेजन घाटी है यहाँ पर है, और इस अमेजन घाटी में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दूसरे नंबर पे हम लोग अध्ययन करते हैं तुंगी प्रवणता। क्या होती है तुंगी प्रवणता? जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं जैव विविधता कम होती जाती है। ऊंचाई पर प्रति 1000 वर्ग जो 1000 मीटर जैसे ही ऊंचाई पर बढ़ते हैं तापमान में लगभग 6.5 डिग्री की कमी आ जाती है, और जिस कारण से क्या होता है, जीवों की संख्या में भी कमी प्रदर्शित होती है। भाई यहाँ पर एक प्रश्न उठता है बच्चों कि ऐसा क्यों होता है कि भूमध्य रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सर्वाधिक होती है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। आप भी चलिए हम बताते हैं आपको उत्तर क्या है इसका। भूमध्य रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सर्वाधिक होने के प्रमुख कारण क्या है? निम्नवत हैं। नंबर 1, हिमनद का न होना। हिमनद आप समझ सकते हैं कि बर्फ का जमाव नहीं होता है इन क्षेत्रों में, तो जब बर्फ एक सामान्य तापमान में रहता है, हिमनद नहीं होता है, इस कारण से यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक हो जाती है। नंबर 2, वातावरणीय दशाओं में अधिक बदलाव न होने के कारण भी जैव विविधता यहाँ पर अधिक स्थिर होती है। जब बदलाव नहीं अधिक होगा तो जो जैव प्रजातियां निवास कर रही हैं वो अपने आप को उस वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेती हैं और स्थायी रूप से वहाँ निवास करती रहती हैं, और उनके विलुप्त होने का खतरा कम होता है। यदि बार बार जो वहाँ का माहौल है, वहाँ की जो दशाएं हैं उनमें परिवर्तन यदि बहुत अधिक परिवर्तन होता है तो जीव स्वयं को उन दशाओं के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते और वे नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं होता है, इस कारण से यहाँ पर जैव विविधता अधिक स्थिर होती है। नंबर 3, सौर ऊर्जा की अधिकता के कारण नई जातियों को प्रोत्साहन मिलता है। जैसा आप लोग जानते हैं बच्चों कि जब सौर ऊर्जा एक पृथ्वी पर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है वो सूर्य होता है, और किसी भी जीव को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता निश्चित होती है कि निश्चित रूप से उसकी ऊर्जा के बिना उसका जीवन संभव नहीं है। और जब सौर ऊर्जा ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा की उपस्थिति में ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण भी करते हैं, जिसे जो अन्य कीट वर्ग, जो अन्य हमारे जंतु वर्ग हैं, उनके जो जीव होते हैं उस भोजन को उससे प्राप्त करते हैं। तो उत्पादक पौधे हैं जो कि सौर ऊर्जा की उपस्थिति में ही भोजन निर्माण करते हैं। इस कारण से जो हमारा जो भूमध्य रेखा का जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या होता है, जैव विविधता सर्वाधिक होती है। आइए देखते हैं जाति विविधता का पारिस्थितिक तंत्र में क्या महत्व है। बच्चों, प्रकृति में स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र व मानव जाति के विकास के लिए समृद्ध जैव विविधता का होना अत्यंत आवश्यक होता है। जब प्रकृति में पाई जाने वाली जीव जातियाँ विलुप्त होती हैं तो प्रकृति में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं, खाद्य जाल होते हैं, वह भूजैव रासायनिक चक्र भी प्रभावित
होते हैं, जिसका प्रत्यक्ष या जो अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव होता है अधिकांश जीव जातियों पर पड़ता है। अगर विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं, खाद्य जाल, भूजैव रासायनिक चक्र यदि प्रभावित होंगे तो निश्चित रूप से इन पर जो निर्भर जीव जातियां हैं वो भी प्रभावित होती हैं। डेविड टिलमैन ने बताया कि जैव विविधता में वृद्धि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को स्थिरता देती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है डेविड टिलमैन की, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। आइए यहाँ पर एक प्रश्न और लेते हैं कि यदि लगातार जीव जातियों की संख्या में कमी होती जाए तो मनुष्य के जीवन पर या जैव विविधता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रश्न के जब हम उत्तर की बात करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, और इसका जो प्रभाव हम देखते हैं तो इसको हम लोग एक प्रयोग के द्वारा, जो स्टैनफोर्ड के जो पारितंत्रविद थे पॉल एहरलिख, इन्होंने एक प्रयोग किया था, इसके माध्यम से हम आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसको अध्ययन करिए कि पॉल एहरलिख ने एक संकल्पना दी थी जिसे रिबेट पोपर परिकल्पना के नाम से जानते हैं। इन्होंने इसमें बताया कि इन्होंने एक वायुयान से इसकी तुलना करते हुए जैव विविधता की इसकी अपनी परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। इन्होंने वायुयान को कहा कि ये एक पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें जैव विविधता है। वायुयान को के जो विभिन्न भाग होते हैं उनको जो जोड़ने के लिए कुछ एक प्रयोग किए जाते हैं जो उनको रिबेट्स कहते हैं। जो रिबेट होते हैं वायुयान को जो विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए एक नेट बोल्ट के रूप में आप इनको समझ सकते हैं। जो नेट बोल्ट्स हैं उनको उन्होंने रिबेट कहा, और उन्होंने बताया कि एक वायुयान अर्थात पारिस्थितिक वायुयान रूपी पारिस्थितिक तंत्र जो है कि जो विभिन्न भाग होते हैं अनेक रिबेट, मतलब रिबेट की तुलना उन्होंने किससे की, जैव जातियों से की। विभिन्न प्रकार की जैव जातियों के मिलने से जैसे एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, किस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अनेक विभिन्न भागों को एक रिबेटों के द्वारा जोड़कर एक वायुयान का निर्माण किया जाता है। तो ये जो रिबेट्स होते हैं जैव जातियों से जोड़कर इनको बनाया गया है। यदि वायुयान का प्रत्येक यात्री, उन्होंने बताया कि वायुयान है, वायुयान में यात्री भरे हुए हैं, अगर वायुयान का प्रत्येक यात्री कोई न कोई रिबेट वायुयान का खोल ले अर्थात बोल्ट को खोल ले और उसको लेकर वायुयान से बाहर निकल जाए, तो क्या होगा कि शुरुआत में जब एक दो नेट बोल्ट रिबेट खोले जाएंगे तो उससे वायुयान की सुरक्षा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु यदि प्रत्येक यात्री उसके रिबेट्स को खोलने लगेगा और बहुत सारे वायुयान के रिबेट्स खोल दिए जाएंगे तो वायुयान की सुरक्षा प्रभावित होगी, अर्थात उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यदि वायुयान का प्रत्येक यात्री अपने साथ एक रिबेट को खोल कर ले जाए तो आरंभ में वायुयान की सुरक्षा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा, किंतु जब कई रिबेट हटा लिए जाएंगे वायुयान की सुरक्षा प्रभावित होगी। अर्थात क्या हुआ, जो शुरुआत में यदि एक जो जीव जातियाँ नष्ट होती हैं किसी पारितंत्र से, पारिस्थितिक तंत्र से, तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। जब अगर बहुत सी जीव जातियाँ नष्ट हो गई तो उसका प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है, अर्थात जैव विविधता उससे प्रभावित होती है। और इससे क्या होगा, हमारे वायुयान की सुरक्षा प्रभावित होगी और बेहद कमज़ोर हो जाएगी, और जब सुरक्षा कमज़ोर हो जाएगी तो नष्ट भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से अनेक प्रजातियों के लुप्त होने से हमारा पारिस्थितिक तंत्र भी नष्ट हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ बहुत खास बताई, उन्होंने कहा एक यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो रिबेट्स खोलकर यात्री निकल रहे हैं तो कौन सा रिबेट कितना महत्वपूर्ण है, इस पर भी इसका वायुयान की सुरक्षा इस पर भी निर्भर करती है कि कौन सा रिबेट कितना महत्वपूर्ण है। यदि वायुयान के पंख के रिबेट को शुरुआत में ही हटा दिया जाए तो क्या हो, वायुयान की सुरक्षा तुरंत ही कमज़ोर हो जाएगी। यदि बहुत सारे रिबेट्स को हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यदि वायुयान के पंख के रिबेट को खोल दिया जाए तो वायुयान तुरंत दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसी प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र में जीव जातियों का विलुप्त होना उसके महत्व पर निर्भर करता है। यदि विलुप्त होने वाली प्रजाति अत्यंत महत्वपूर्ण है तो वो तुरंत पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करेगी, अर्थात जैव विविधता पर उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कम महत्वपूर्ण जातियों का विलुप्त होना पारिस्थितिक तंत्र को कम प्रभावित करता है। इस प्रकार इस परिकल्पना से हमें यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता वहाँ पर पाई जाने वाली जीव जातियों की संख्या के साथ साथ उसके महत्व व उपयोगिता पर भी निर्भर होती है। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि इस पृथ्वी पर जैव विविधता की निरंतर क्षति हो रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। सामान्य रूप से पृथ्वी पर जैव विविधता की क्षति के कई कारण हैं।
सबसे नंबर एक पे प्रमुख जो कारण है जनसंख्या वृद्धि। जैसा आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जो मनुष्यों की जनसंख्या है इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है और वनों का क्षेत्रफल जो है निरंतर कम हो रहा है, क्योंकि व्यक्तियों को निवास करने के लिए, आवास के लिए, अपने जीने के संसाधनों को जुटाने के लिए वनों को काटा जा रहा है, प्राकृतिक जो जैव विविधता है उसको नष्ट किया जा रहा है। और ये प्रमुख कारण है जिससे जो जैव विविधता का जो स्तर होता है, जैव विविधता का जो परिमाण है वो पृथ्वी पर कम हो रहा है। वनों के क्षेत्रफल के कम होने से जैव विविधता के भी स्तर में काफ़ी कमी हो रही है। इधर के 20 वर्षों में वन संपदा का जो क्षेत्रफल है वो 22% से घट करके 18% रह गया है, जो कि अत्यंत सोचने योग्य बात है। नंबर 2 पे हम देखते हैं शिकार। मनुष्य के द्वारा जीवों की खाल, नाखून, दांत आदि की प्राप्ति के लिए बेरोक-टोक शिकार किया जाता है, जिसके कारण कई जातियों की जो संख्या है उसमें निरंतर कमी आ रही है। जैसे शेर, हाथी, हिरण, कस्तूरी प्राप्त करने के लिए हिरण जो होता है, गैंडा आदि जो खाल प्राप्त करने के लिए गैंडा, इनका जो है निरंतर क्या हो रहा है, इनको का शिकार हो रहा है और जिससे जैव विविधता पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। नंबर 3 भोजन। जीवों के द्वारा भोजन के रूप में अनेक प्रजातियों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण अनेक जातियों के सामने अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो जाता है। कहने का क्या मतलब है, यदि लगातार भोजन के लिए किसी क्षेत्र में निरंतर ग्रेजिंग की जाएगी, चराई की जाएगी, तो वहाँ पर जो पाई जाने वाली जैव विविधता है वो समाप्त हो सकती है। विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण कुछ हम देखते हैं, कुछ विदेशी जातियां ऐसी होती जिनके प्रभाव से या जिनके आक्रमण के कारण देशी प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। जैसे अफ्रीकन जो कैटफिश है उसके कारण हमारी जो मूल मछलियां हैं उनके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। अफ्रीकन जो कैटफिश है उसको उत्पादन के लिए लाया गया था कि इससे बहुत अधिक उत्पादन होगा, किंतु जब हमारे जो भारतीय तालाब हैं, भारतीय जो क्षेत्र है जहाँ पर मछलियों का उत्पादन होता है, उसमें अफ्रीकन कैटफिश को उसका उत्पादन के लिए उसको डाला गया तो उसने हमारी देशी प्रजातियों को नष्ट करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण भी देश जो जैव विविधता होती है वो प्रभावित होती है। सह विलुप्तता के कारण किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो एक जीव जाति होती है अपने भोजन, आवास आदि को लेकर अन्य जीव जातियों पर निर्भर होती है। यदि एक जाति विलुप्त हो जाती है तो उस पर निर्भर अन्य जो जीव जातियाँ होती हैं उनके अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। प्रदूषण के कारण वर्तमान समय में प्रदूषण जीव जातियों के अस्तित्व पर एक गंभीर खतरे के रूप में सामने आया है। प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के कारण जल व थल पर पाई जाने वाली जो अनेक पादप और जंतु जातियां हैं उनके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। जैसे गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ा तो गंगा में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन मछली होती है, जो डॉल्फिन मछली पाई, उसके अस्तित्व पे खतरा उत्पन्न हो गया। इसी तरीके से वायु में विभिन्न प्रकार की कंपनी औद्योगिक प्रदूषण से वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी वृद्धि हो रही है और इस कारण से हम लोग अब देखते हैं कि यहाँ पर जो पाए जाने वाले पक्षी हैं जो पहले बहुत अधिक संख्या में पाए जाते थे उनकी संख्या में निरंतर कमी हो रही है। आइए देखते हैं अब इस संरक्षण की आवश्यकता क्यों, जैव विविधता के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। मानव प्रकृति से अनेक लाभ प्राप्त करता है, अतः उसका दायित्व बनता है कि वो प्रकृति में पाई जाने वाली इस जैव विविधता का संरक्षण भी करे। मानव द्वारा जैव विविधता के संरक्षण है तो निम्न कारण दिए जा सकते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं नंबर 1 पे संकुचित कारण क्या हो सकते हैं, आर्थिक, इसे हम आर्थिक कारण भी कहते हैं। जैसे ईंधन की प्राप्ति करता है मनुष्य तो उसको चाहिए कि हम जैव विविधता का संरक्षण करें। इमारती लकड़ी, ईंधन आदि विभिन्न प्रकार के जो लकड़ियों की प्राप्ति जब इस प्रकृति से करता है तो मनुष्य का दायित्व है कि वो इसका संरक्षण करे। उपयोगी कारण क्या हो सकते हैं, इस जैव विविधता के कारण या प्राकृतिक संपदा के कारण मृदा में ह्यूमस का निर्माण होता है, जीवों को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, वनों के प्रभाव से वर्षा में बढ़ोतरी होती है, वन मृदा बारिश के द्वारा होने वाले मृदा अपरदन को रोकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन स्थापित करते हैं। ये विभिन्न कारण हैं, ये उपयोगी कारण हैं जिनके कारण जैव विविधता का संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तीसरा नैतिक कारण, एक बार नष्ट हुई प्रजाति का दोबारा विकास होना असंभव हो जाता है। यदि एक बार कोई जीव जाति नष्ट हो गई तो वह पुनः उत्पन्न हो गई, इसकी संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। अतः मनुष्य का नैतिक दायित्व होता है कि पृथ्वी पर जो जीव जातियाँ पाई जा रही हैं उनका वो संरक्षण करे।
इन संरक्षण की जो विधियों में हम लोग देखते हैं कि नंबर 1 पे स्वस्थानीय परीक्षण। इस विधि के द्वारा पौधों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों जैसे वनों, चारागाह, मैदानों में संरक्षण दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान, पशु विहार, वन्य जीव अभ्यारण्य तथा जीव मंडल का रूप दिया गया है। भारत में आपको ध्यान देने वाली बात है, भारत में 90 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 14 जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं तथा 448 वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं या हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण, इसके अंतर्गत क्या होता है, संकट में पड़े हुए जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग करके एक विशेष स्थान पर संरक्षित किया जाता है जहां उनकी देखभाल भली प्रकार से की जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हो तो विभिन्न प्रकार के जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान तथा वन्य जीव और सफारी पार्कों का निर्माण किया गया है। जीन बैंक, जैसा नाम से पता चलता है, जीन बैंक जीनों का बैंक, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीवों को जीनों को संरक्षित किया जाए। जीन बैंक में महत्वपूर्ण पौधों के जर्म प्लाज्म को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें बीज, अंडे, कोशिकाएं, परागकण आदि को सुरक्षित किया जाता है। बीजों को अत्यधिक कम तापमान -10 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुरक्षित किया जाता है और आवश्यकता होने पर इन बीजों से नए पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। ऊतक संवर्धन, ऊतकों का संवर्धन की जो विधि है जिसे टिश्यू कल्चर भी कहते हैं, इस विधि में जर्म प्लाज्म या जीवों के किसी ऊतक को इस तकनीक के द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। क्रायो प्रिजर्वेशन, इस विधि के अंतर्गत दुर्लभ तथा संकटग्रस्त जीवों के जर्म प्लाज्म को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुरक्षित रखा जाता है। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं। रेड टाटा बुक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN जिसको कहते हैं, ने एक विलुप्तता की कगार पर खड़े विलुप्त होते हुए पौधों और जंतुओं की एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट को ही रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। इसमें संसार की 18,000 प्रजातियों के नाम हैं, जिसमें 5,611 जंतु हैं और 5,685 ऐसे पादप प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त हैं। इनका जहाँ पे इनको एक लिस्टेड किया गया, इसी को हम लोग रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। संकटग्रस्त जातियाँ क्या होती हैं? वन्य प्राणियों की वे जातियाँ जिनका कि पृथ्वी पर अस्तित्व मनुष्य द्वारा इनके वास स्थानों में अथवा स्वयं इनके सदस्यों के व्यापक विनाश के कारण अनिश्चित हो गया है, संकटग्रस्त जातियाँ कहलाती हैं। हमारे देश में इस समय वन स्तनधारियों की लगभग 81, पक्षियों के 30, सरीसृप और उभयचरों की लगभग 15 प्रजातियां तथा आकाशीय जंतुओं की बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो संकटग्रस्त की श्रेणी में आती हैं। भारत में BSI बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म होता है, द्वारा संकटग्रस्त पादपों की एक लिस्ट को 3 वॉल्यूम्स 3 भागों की एक पुस्तक में लिपिबद्ध किया गया है। बच्चों, इस प्रकार से आज के इस अध्याय में हमने जैव विविधता के विषय में काफ़ी कुछ अध्ययन किया है। अब आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिएगा और इसमें गृह कार्य के रूप में आपको हम जो दे रहे हैं इसको लिखिएगा। कुछ प्रमुख शब्दों के पूरे नाम लिखिए, जैसे IUCN, WWF, ZSI और BSI। दूसरा प्रश्न है आपका, आप अपने आसपास पाए जाने वाले अन्य ऐसे कुछ वन्य जीव या पादपों का अध्ययन कीजिए जो और उनकी सारणी बनाइए जो कि विगत वर्षों में बहुत संख्या में, पहले वर्षों में बहुत अधिक पाए जाते हैं किंतु अब धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी हो रही है। इनका आप एक लिस्ट तैयार करिए और इसको बताइए। भारत की प्रमुख संकटग्रस्त जातियाँ कौन कौन सी हैं, इनके आप लोग नाम बताएं। जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके महत्व को अपने आप शब्दों में स्पष्ट कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको इसको विधिवत लिखना है। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, इनको आप लोग इनके आप नाम बताइए और यह बताइए कि भारत के किस राज्य में स्थित हैं। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहाँ पर इसको विराम देते हैं। धन्यवाद।